हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा सिगमंड फ्रॉइड की एक इंपॉर्टेंट थ्योरी साइको एनालिसिस की या साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की। सिगमंड फ्रॉइड एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1890s में साइको एनालिसिस की थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने इंस्टिंक्ट्स के बारे में बात कही, जैसे लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट, जिसको हम आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी दिया और टोपोग्राफिक मॉडल, जिसमें उन्होंने माइंड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। आगे वीडियो में जानेंगे इस बात को भी। और साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में बात कही, जिन्हें हम इस वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा उन्होंने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स की बात की, जो हम अगली वीडियो में समझेंगे। फिलहाल आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्टिंक्ट्स की बात करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि इंस्टिंक्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ एंड ही आइडेंटिफाइड टू इंस्टिंक्ट्स। नंबर 1, लाइफ इंस्टिंक्ट। This life instinct is also known as eros और life force। इसे eros या life force भी कहा जाता है and it represents our desire to live, prosper and produce offsprings। और ये manifest होता है through sex and love। फ्रॉइड ने इस instinct को यानी life instinct को चलाने वाले driving force का नाम libido रखा और इसको equate किया सेक्सुअलिटी और सेक्स के साथ। दूसरा इंस्टिंक्ट जो सिगमंड फ्रॉइड ने आइडेंटिफाई किया वो है डेथ इंस्टिंक्ट। डेथ इंस्टिंक्ट को थैंटोस या डेथ फोर्स भी कहा जाता है एंड इट रिलेट्स टू द इंपल्स फॉर डिस्ट्रक्शन। और ये मैनिफेस्ट होता है थ्रू एक्ट्स ऑफ एग्रेशन, क्रूएलिटी एंड इवन सुसाइड। जब किसी पर्सन की लाइफ में लाइफ इंस्टिंक्ट इज नॉट अलाउड टू फंक्शन, देन डेथ इंस्टिंक्ट ऑपरेट्स। तब डेथ इंस्टिंक्ट ऑपरेट करता है। अगर किसी भी इंसान की जिंदगी में लाइफ इंस्टिंक्ट को अलाउ नहीं किया जाता है कि वो फंक्शन करे, तब डेथ इंस्टिंक्ट उसकी लाइफ में ऑपरेट करता है। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी की। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, पर्सनैलिटी इज कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। यानी पर्सनैलिटी जो है वो 3 एलिमेंट्स की बनी है, इड, ईगो और सुपर ईगो की। सबसे पहले बात करते हैं इड की। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, वी आर बॉर्न विद अवर इड। यानी जब भी बच्चा पैदा होता है तो वो इड के साथ ही पैदा होता है। हम लोग इड के साथ पैदा होते हैं और ये इड जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी है और ये वर्क करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे। यानी वो एक स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह, एक जिद्दी बच्चे की तरह होता है जो अपनी जो जिद है मनवाना चाहता है। यानी ये प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है और हमेशा प्लेजर चाहता है विदाउट केयरिंग अबाउट रियलिटी। इट डज नॉट केयर अबाउट रियलिटी। ये रियलिटी का कोई ख्याल नहीं रखता, बस इसे अपनी नीड्स, अपनी विश और अपनी डिमांड्स चाहिए और इसे प्लेजर चाहिए। यानी ये एक तरह का, जैसे हमारे शोल्डर्स पे डेविल होता है, इस तरह से ये वर्क करता है, डेविल की तरह है ये इड। इसी तरह जब बच्चा ग्रो करता है, विद इन द नेक्स्ट 3 years जब चाइल्ड इंटरैक्ट करता है मोर एंड मोर विद वर्ल्ड या इन्वायरमेंट के साथ, उसकी पर्सनैलिटी का जो सेकंड एलिमेंट है, पार्ट है, वो डेवलप होना शुरू होता है। फ्रॉइड ने इस सेकंड पार्ट का नाम जो है ईगो रखा। और ईगो जो वर्क करता है, ये वर्क करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे। ये इड की तरह प्लेजर प्रिंसिपल पे काम नहीं करता, बल्कि ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। कैसे? ईगो समझता है दैट अदर पीपल हैव नीड्स। बाकी लोगों की भी नीड्स होती हैं और डिजायर्स होते हैं, और इंपल्सिव होना या सेल्फिश होना ये न सिर्फ एक इंडिविजुअल को हर्ट कर सकता है बल्कि सोसाइटी को भी हर्ट कर सकता है लॉन्ग रन में। इसलिए वो जो इड की शरारतें और इड की जो अनलॉफुल एक्टिविटीज हैं उनको रोकना ईगो का काम होता है। ये पुलिसमैन की तरह इड की जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज को चेक करता है। लेकिन ईगो का दूसरा काम क्या है? इट्स द ईगोज जॉब टू मीट द नीड्स ऑफ द इड। ईगो का ही काम है कि वो इड का जो इड के या नीड्स हैं, उसकी विश हैं, उनको फुलफिल करना, बट कंसिडरेशन रियलिटी की रखना। यानी वाइल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। यानी रियलिटी ऑफ द सिचुएशन को कंसिडर करते हुए इड की नीड्स को मीट करना ईगो का काम है। अब हम बात करते हैं थर्ड जो एलिमेंट है पर्सनैलिटी का, सुपर ईगो। जब बच्चा 5 years का होता है या एट द एंड ऑफ फेलिक स्टेज, जो फेलिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने स्टेज साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दिए जो आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेज होता है ओरल स्टेज, उसके बाद एनल होता है एनल स्टेज, तीसरा होता है फेलिक स्टेज। और इस फेलिक स्टेज के एंड पे
सुपर ईगो डेवलप होता है। और ये सुपर ईगो जो है, दिस इज मॉरल पार्ट ऑफ अस, ये मॉरल पार्ट होता है, ये मॉरल आर्म होता है हमारी पर्सनैलिटी का। और ये कैसे डेवलप होता है? ये डेवलप होता है ड्यू टू मॉरल एंड इथिकल रेस्ट्रेंट्स जो प्लेस करते हैं हमारे केयर गिवर्स या हमारे पेरेंट्स हम पे। जो मॉरल और इथिकल रेस्ट्रेंट्स प्लेस किए जाते हैं हम पे सोसाइटी के द्वारा, हमारे पेरेंट्स के द्वारा या केयर गिवर्स के द्वारा, उसकी वजह से ये सुपर ईगो डेवलप होता है। मैनी इक्वेट दिस सुपर ईगो विद द कंसाइंस, बहुत सारे इसको कंसाइंस के साथ इक्वेट करते हैं, बिकॉज ये डिक्टेट करता है हमारे बिलीफ ऑफ राइट एंड रॉन्ग को। तो ये तीन एलिमेंट्स हैं ईड, ईगो एंड सुपर ईगो पर्सनैलिटी के। जो पर्सनैलिटी बनती है इन तीन एलिमेंट्स की बनी है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। अब बात करते हैं इनके टोपोग्राफिकल मॉडल। इन्होंने, सिगमंड फ्रॉइड डिवाइडेड माइंड इनटू वेरियस पार्ट्स। सिगमंड फ्रॉइड ने माइंड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहला पार्ट जो है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, दूसरा और तीसरा अनकॉन्शियस माइंड की बात कही। अब अगर हम इनको समझने की कोशिश करें, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनको कंपेयर करें, माइंड को कंपेयर करें एक आइसबर्ग के साथ, और आइसबर्ग का जो अपर पार्ट है, जो टिप है, जो वाटर से एबो होती है, वो हमें दिखती है और वो बिल्कुल कम होता है। और दिस टिप ऑफ एन आइसबर्ग जो है वो कॉन्शियस माइंड होता है। ये ऑक्यूपाई करता है सिर्फ 1/10 ऑफ आवर टोटल साइक और मेंटल लाइफ, यानी हमारी मेंटल लाइफ का बहुत कम हिस्सा जो है कॉन्शियस माइंड जो है ऑक्यूपाई करता है। और इस कॉन्शियस माइंड में क्या चीज होती है? इसमें आइडियाज होते हैं, थॉट्स और इमेजेस ऑफ विच वी आर अवेयर एट एनी मोमेंट। यानी हम किसी भी मोमेंट में जिन थॉट्स, जिन आइडियाज या इमेजेस से वाकिफ होते हैं, वो सारे इस कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड में होते हैं। और ये अपर लेयर है माइंड का। दूसरा जो कॉन्शियस माइंड के बीनीथ होता है, जो मिडिल पोर्शन होता है ऑफ आवर माइंड, यानी जैसे आइसबर्ग का जो मिडिल पोर्शन है, बिल्कुल इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड का काम है इंफॉर्मेशन स्टोर करना और उसको लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक लाना किसी भी मोमेंट पे। से फॉर एग्जाम्पल आपने किसी अपने फ्रेंड को कॉल करनी होती है, आपको उनका मोबाइल नंबर याद है, आप उसको कभी भी डायल कर सकते हैं, उसे कॉन्शियस माइंड में लाके कभी भी आप डायल करके बात कर सकते हैं। तो इसमें जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें वो सारी एक्सपीरियंसेस और वो सारी नॉलेज रहती है जो हमने एक्सपीरियंस के जरिए से या लर्निंग के जरिए से हासिल की होती है, वो सारी इसी सबकॉन्शियस माइंड में होती है और हम इसको कभी भी कॉन्शियस लेवल तक ला सकते हैं। सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से जो तीसरा पार्ट है माइंड का, वो है अनकॉन्शियस माइंड। और ये अनकॉन्शियस माइंड इंपॉर्टेंट है किस लिहाज से? हमारे जो बिहेवियर के लिहाज से, जो मैं आगे बताऊंगा। बिलो सबकॉन्शियस माइंड वास्ट पार्ट ऑफ आवर मेंटल लाइफ जो होती है, जो हिडन होती है और यूजुअली इनएक्सेसिबल टू द कॉन्शियस होती है। यानी हमारा जो मेंटल लाइफ का वास्ट पार्ट होता है वो इसी अनकॉन्शियस माइंड में होता है। यूजुअली इसमें वो सारी एक्सपीरियंसेस, वो सारी विशेस, वो सारी फॉरबिडन आइडियाज और रिप्रेस्ड डिजायर्स और विशेस होती हैं जो इसमें चली गई होती हैं, और मोस्ट ऑफ विच आर रिलेटेड टू सेक्स। और इसमें जितनी भी विशेस या डिजायर्स या आइडियाज होते हैं, हिडन होते हैं, इनएक्सेसिबल होते हैं कॉन्शियस माइंड को, ये हमेशा यहां नहीं रहते, बल्कि ये कोशिश करते हैं, दे एजिटेट टू कम टू द लेवल ऑफ कॉन्शियस या सबकॉन्शियस। और ये हमेशा ये जो रिप्रेस्ड विशेस होती हैं, डिजायर्स होते हैं, ये आइडियाज होते हैं, ये सारे जो हैं कोशिश करते हैं, एजिटेट करते हैं टू कम टू द लेवल ऑफ कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में आने की, थ्रू ड्रीम्स वगैरह। एंड दिस अनकॉन्शियस पार्ट जो हमारा माइंड होता है, जिसमें रिप्रेस्ड विशेस होते हैं, आइडियाज और डिजायर्स होते हैं, यही हमारे मोस्ट ऑफ द बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड जो भी हमारा बिहेवियर होता है, मोस्टली यही पार्ट जो अनकॉन्शियस पार्ट है, और इसमें जो एक्सपीरियंसेस, जो भी आइडियाज या जो भी डिजायर्स
या विशेस चली गई होती हैं, जो रिप्रेस हुई होती हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होती है हमारे बिहेवियर के लिए। अब बात करते हैं सिगमंड फ्रॉइड के दिए हुए साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि पर्सनैलिटी डेवलप होती है बाकी जैसे स्टेज थेरीज हैं उन्हीं की तरह। उन्होंने भी कहा कि थ्रू स्टेज हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जिसमें उन्होंने ओरल स्टेज कहा कि सबसे पहले ओरल स्टेज होता है हमारी डेवलपमेंट में, दूसरा एनल स्टेज होता है, तीसरा फेलिक स्टेज होता है, फिर लेटेंसी स्टेज और फाइनली जेनिटल स्टेज होता है। एक एक करके इन स्टेजेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओरल स्टेज होता है, बर्थ से लेकर 18 मंथ्स तक, यानी बर्थ से लेकर 18 महीने तक जो है ओरल स्टेज होता है। और इस ओरल स्टेज में चाइल्ड का फोकस होता है ओरल प्लेजर पे, यानी ज्यादातर वो सकिंग के जरिए से, सक करने से प्लेजर हासिल करता है। अगर टू मच या टू लिटिल ग्रेटिफिकेशन अगर इस स्टेज में हो जाएगी तो ओरल फिक्सेशन हो सकता है, या ओरल पर्सनैलिटी जो है जिसे हम कहें वो बन सकता है इंसान। और क्या हो सकता है अगर इस स्टेज पे फिक्सेशन हो, से दिस यानी ड्यूरिंग दिस स्टेज टू मच और टू लिटिल ग्रेटिफिकेशन कैन रिजल्ट इन एन ओरल फिक्सेशन और ओरल पर्सनैलिटी विच इज एविडेंस्ड बाय प्री ऑक्यूपेशन विद ओरल एक्टिविटीज। और जिसकी फिक्सेशन हुई इस स्टेज में वो प्री ऑक्यूपाई होता है विद ओरल एक्टिविटीज। और इस तरह की जो पर्सनैलिटी है उनमें टेंडेंसी रहती है, जिनमें ओरल स्टेज में फिक्सेशन हुआ होता है, टू स्मोक, ड्रिंक अल्कोहल, या ओवर ईट करने की, या बाइट अपने नेल्स करते हैं ऐसे लोग जिनको ओरल स्टेज में फिक्सेशन हुई होती है। पर्सनैलिटी वाइज यानी ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये ओवरली डिपेंडेंट रह सकते हैं दूसरों पर, दे आर गलिबल एंड परपेचुअल फॉलोवर्स। ऑन द अदर हैंड दे मे आल्सो फाइट दीज अर्जेस एंड डेवलप पेसिमिज्म डेवलप कर सकते हैं, एग्रेशन डेवलप कर सकते हैं टुवर्ड्स अदर्स। यानी अगर ओरल स्टेज में फिक्सेशन होती है तो आप कैसी पर्सनैलिटी देखते हैं? ओरल पर्सनैलिटी जिसे हम कहें, जो ओरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल, ओवर ईट करते हैं, या अपने नेल्स को बाइट करते हैं, ऐसे लोग जिनकी ओरल स्टेज में फिक्सेशन हुई होती है तो वो लोग ओवरली डिपेंडेंट रह सकते हैं दूसरों पर, और हमेशा ये लोग ऐसे पेसिमिज्म भी डेवलप करते हैं और एग्रेशन इनमें डेवलप होता है टुवर्ड्स अदर्स। जो दूसरा स्टेज, जब ओरल स्टेज खत्म होता है तो 18 मंथ से लेकर 3 इयर्स की एज तक एनल स्टेज होता है। और इस एनल स्टेज पे चाइल्ड का फोकस होता है एलिमिनेटिंग या रिटेनिंग फीकल मैटर, यानी वो डिराइव करता है प्लेजर बाय एलिमिनेटिंग और रिटेनिंग फीकल मैटर। फीकल मैटर को एलिमिनेट करते हुए या रिटेन करते हुए उसमें ये प्लेजर डिराइव करता है, यानी प्लेजर का फोकस जो होता है वो एनस होता है। यानी इस स्टेज के दौरान सोसाइटी के प्रेशर से या पेरेंट्स के प्रेशर से जो चाइल्ड है वो लर्न करता है कंट्रोल करना या स्टिमुलेट करना, जो है इस एनल स्टिमुलेशन जिसे हम कहें। और पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर किसी एक इंडिविजुअल में एनल फिक्सेशन होती है तो इस स्टेज में क्या हो सकता है, उसमें ऑब्सेशन हो सकता है विद क्लीनलीनेस, परफेक्शन एंड कंट्रोल, यानी एनल रिटेंटिव बन सकता है। यानी अगर इस स्टेज में किसी एक इंडिविजुअल को फिक्सेशन हो गई तो वो ऑब्सेसिव रहता है विद क्लीनलीनेस, हमेशा सफाई का ख्याल रखना, परफेक्शन का ख्याल रखना, ऐसी पर्सनैलिटी बन सकती है। ऑन द अपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, और दे में बिकम मेसी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, यानी एनल एक्सप्लोसिव भी बन सकता है, मेसी, डिसऑर्गेनाइज्ड, अगर इस स्टेज में फिक्सेशन हो गई तो। इसी तरह जो थर्ड स्टेज है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड वो है फेलिक स्टेज। ये एज ऑफ 3 to 6 इयर्स होता है। और फेलिक स्टेज में जो प्लेजर का जोन होता है वो स्विच करता है टू द जेनिटल्स। अब जेनिटल्स के जरिए से प्लेजर हासिल करना चाहता है एक इंडिविजुअल या चाइल्ड। फ्रॉइड बिलीव करते हैं कि दैट ड्यूरिंग दिस स्टेज बॉय डेवलप्स अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिजायर फॉर देयर मदर। यानी फ्रॉइड का कहना है कि इस स्टेज में, फेलिक स्टेज में,
जो लड़का होता है वो अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिजायर अपनी मां की तरफ डेवलप करता है। बिकॉज ऑफ दिस ही बिकम्स राइवल विद हिज फादर एंड सीज हिम एज ए कंपटीशन फॉर द मदर्स अफेक्शन। ड्यूरिंग दिस टाइम न सिर्फ ये सेक्सुअल डिजायर पैदा होता है एक चाइल्ड का टुवर्ड्स हर मदर अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, बल्कि उसमें एक फियर भी डेवलप होता है कि दैट देयर फादर विल पुनिश देम फॉर दीज फीलिंग्स, कि इनका फादर इन्हें पुनिश कर सकता है इन फीलिंग्स, ऐसी फीलिंग्स के लिए, सच एज बाय कैस्ट्रेटिंग देम। यानी कैस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप होता है कि शायद मुझे कैस्ट्रेट किया जाएगा फादर के द्वारा। और इस ये जो फीलिंग है, यानी एक बॉय जो डेवलप करता है सेक्सुअल अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिजायर टुवर्ड्स मदर, इसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है आफ्टर द ग्रीक मैथोलॉजी फिगर ओडिपस, जिन्होंने एक्सीडेंटली अपने फादर को किल किया था और अपनी मदर के साथ शादी की थी। और इसी तरह सिगमंड फ्रॉइड का कहना था कि जो गर्ल्स हैं उनमें सिमिलर सिचुएशन होती है, यानी वो भी डेवलप करती हैं अनकॉन्शियस सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स देयर फादर। ऑल्दो लेटर ऑन फ्रॉइड ने इसके साथ डिसएग्री भी किया था, लेकिन जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स या साइको एनालिस्ट्स थे उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स का नाम जो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स रखा। यानी ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इस स्टेज में डेवलप हो सकते हैं, यानी फैलिक स्टेज में। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, आउट ऑफ फियर ऑफ कैस्ट्रेशन, अब अगर लड़के की बात करें, वो जो कैस्ट्रेशन का फियर वो डेवलप होता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कंपटीशन ऑफ हिज फादर। बॉयज इवेंचुअली डिसाइड करते हैं टू आइडेंटिफाई विद हिम रादर देन फाइट हिम। यानी जो बॉयज होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को विद फादर रादर देन वो उसको अपना राइवल मानते हैं, बल्कि वो उसको आइडेंटिफाई यानी अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं फादर के साथ ही। बाय आइडेंटिफाइंग विद हिज फादर द बॉय डेवलप्स मैस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज ए मेल वो आइडेंटिफाई करते हैं एंड रिप्रेसेस हिज सेक्सुअल फीलिंग्स टुवर्ड्स हिज मदर। और वो जो सेक्सुअल फीलिंग्स, अनकॉन्शियस सेक्सुअल फीलिंग्स टुवर्ड्स मदर डेवलप हुई होती हैं, उनको रिप्रेस करते हैं। A fixation at this stage could result in sexual deviances। अगर इस स्टेज में फिक्सेशन होती है, यानी फेलिक स्टेज में डिवियंस, अगर फिक्सेशन होती है तो डिवियंसेस हो सकती हैं। तो एक इंडिविजुअल ओवर इंडल्ज कर सकता है या अवॉइडेंस, यानी ओवर इंडल्जिंग या अवॉइडेंस डेवलप हो सकता है। एंड वीक और कंफ्यूज्ड सेक्सुअल आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू साइको एनालिस्ट्स। साइको एनालिस्ट्स के हिसाब से अगर इस स्टेज में फिक्सेशन होती है, या तो एक इंडिविजुअल ओवर इंडल्ज होगा सेक्सुअल एक्टिविटीज में या अवॉइडेंस आएगा उसमें, और उसमें वीक या कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी होती है सेक्सुअल आइडेंटिटी। सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से फैलिक स्टेज के बाद जो स्टेज होता है वो लेटेंसी स्टेज होता है, और ये एज ऑफ 6 टू प्यूबरिटी लेटेंसी स्टेज होता है। यानी 6 ईयर से लेकर प्यूबरिटी तक जो है लेटेंसी स्टेज होता है। इट्स ड्यूरिंग दिस स्टेज दैट सेक्सुअल अर्जेस रिमेन रिप्रेस्ड। ये वो स्टेज होता है लेटेंसी स्टेज जहां पर सेक्सुअल अर्ज जो है वो रिप्रेस्ड रहती है, डॉर्मेंट रहती है, एंड चिल्ड्रन इंटरैक्ट एंड प्ले मोस्टली विद द सेम सेक्स पीयर्स। इसमें आप देखेंगे बॉयज एंड गर्ल्स इकट्ठे खेलते हुए, क्योंकि इस स्टेज में जो है सेक्सुअल अर्जेस डॉर्मेंट रहती हैं या रिप्रेस्ड रहती हैं। इसमें टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट नहीं होता जो एक इंडिविजुअल है, इसलिए वो आप मोस्टली देखेंगे कि इसमें बॉयज़ और गर्ल्स इकट्ठे खेलते हैं, प्ले करते हैं। इसके बाद वाला जो स्टेज है वो है जेनाइटल स्टेज, यानी प्यूबरिटी ऑनवर्ड्स। यानी जब एक इंडिविजुअल प्यूबरिटी को रीच करता है उसके ऑनवर्ड्स ये स्टेज होता है जेनाइटल स्टेज, और ये फाइनल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होता है। यानी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का फाइनल स्टेज जो है ये जेनाइटल स्टेज है, और ये बिगिन करता है एट स्टार्ट ऑफ प्यूबरिटी, जब सेक्सुअल अर्जेस अगेन अवेकन हो जाती हैं, दोबारा से आती हैं। थ्रू द लेसन्स learned during the previous stages, adolescents direct their sexual urges onto opposite sex peers।
यानी इस स्टेज में जो है इंडिविजुअल अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनकी सेक्सुअल अर्जेस डायरेक्ट होती हैं ऑन टू अपोजिट सेक्स पीयर्स विद द प्राइमरी फोकस ऑफ प्लेजर जो होता है वो जेनिटल्स होते हैं। तो ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं सिगमंड फ्रॉइड के, यानी ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल, ये स्टेज सिगमंड फ्रॉइड ने दिए कि साइकोसेक्सुअल स्टेज हैं पर्सनैलिटी के।